हेलो 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 बच्चों, वेलकम 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 टू योर फेवरेट चैनल साइंस की पाठशाला, जहां पे हम साइंस के एक्सपेरिमेंट्स, थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स एंड न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करते हैं। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रैक्टिस पेपर नंबर 2 ऑफ क्लास 10 साइंस, जो आपके हाफ ईयरली एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। इससे पहले हमने प्रैक्टिस पेपर नंबर 1 की भी डिस्कशन की थी। वो अगर पेपर आपने नहीं देखा है तो उसकी लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को क्वेश्चन देख के कंफ्यूजन होती है कि आंसर कैसे लिखा जाता है। बात तो सही है। इसलिए हम यहाँ पे प्रैक्टिस पेपर्स का डिस्कशन कर रहे हैं। यहाँ पे आपको क्वेश्चंस के कंप्लीट आंसर मिलेंगे और हम अच्छे से डिटेल में उसका एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। क्या बात है सर। ये सारे के सारे पेपर्स जो है वो हम बोर्ड की जो पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग डिस्कस कर रहे हैं। जिस तरीके से बोर्ड में सेक्शन वाइज क्वेश्चंस दिए जाते हैं उसी सेक्शन वाइज तरीके से हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। बिना टाइम वेस्ट के हम इसका डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है सेक्शन ए, जिसके अंदर आपको एमसीक्यू, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स एंड आंसर इन वन सेंटेंस एंड वन वर्ड टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम एमसीक्यू देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर पूछा है विच टाइप ऑफ प्रोसेस इज रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन कौन से टाइप की प्रोसेस है, ऐसा हमें यहाँ पे पूछा गया है। आप लोगों को पता है कि ये चैप्टर नंबर 1 से आता है। वहां पे हमने बहुत सारे केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन देखे थे। जब भी हम ब्रीथ इन करते हैं, ब्रीथ आउट करते हैं, तो वार्म एयर जो है वो हमारे नोज में से बाहर आती है। जब हीट रिलीज होती है तो ऐसे टाइप के रिएक्शन को कहा जाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसलिए हम यहाँ पे टिक कर देंगे ऑप्शन नंबर बी। फिर क्वेश्चन 2 में पूछा है क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन विच ऑर्गेनेल। कौन से ऑर्गेनेल के अंदर क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल एक्चुअल में प्लांट्स के अंदर होता है और जिस पार्ट के अंदर होता है वो पार्ट को कहा जाता है क्लोरोप्लास्ट। इसका भी आंसर आएगा ऑप्शन बी। फिर थर्ड क्वेश्चन पूछा है द यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इज। अब आप लोगों को पता है कि ये लाइट वाले चैप्टर का क्वेश्चन है। यहाँ पे हमने देखा था कि उसका जो एसआई यूनिट है वो डायोप्टर होता है या तो मीटर इनवर्स। तो अगर आपको ये ऑप्शन दिखाई देता है तो आपको टिक कर देना एग्जाम के अंदर। फिर क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंप्लीट फॉर्म ऑफ सीएफसी। सीएफसी को कहा जाता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो हमें ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है साइटोकिनिन स्टिम्युलेट्स डैश इन प्लांट्स। साइटोकिनिन एक टाइप का हार्मोन होता है, वो प्लांट के अंदर क्या करता है, तो उसका काम होता है सेल डिवीजन करने का। तो यहाँ पे आप लोग आंसर लिख दोगे सेल डिवीजन। फिर क्वेश्चन 6 में पूछा है विच साइंटिस्ट वाज द फर्स्ट टू यूज ग्लास प्रिज्म टू ऑब्टेन द स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। तो वो जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने डिस्पर्जन वाला फेनोमेना किया था वो थे हमारे न्यूटन जी। तो हम यहाँ पे लिख देंगे आइजैक न्यूटन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है ऑल मेटल्स एक्सेप्ट डैश एग्जिस्ट एज सॉलिड फॉर्म एट रूम टेम्परेचर। सारे के सारे जो मेटल हैं वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड फॉर्म में होते हैं सिवाय एक मेटल के, और वो जो मेटल है वो है हमारा मर्क्यूरी। तो मर्क्यूरी जो है वो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है एट रूम टेम्परेचर। अब क्वेश्चन 8 में पूछा है डैश इज ट्रांसपोर्टेड बाय रेड सेल्स ऑफ ब्लड। जो आरबीसी है जिसको रेड ब्लड सेल कहा जाता है वो क्या ट्रांसपोर्ट करता है, तो वहां पे ऑक्सीजन उसके साथ मिक्स हो चुका होता है। तो ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन का काम आरबीसीज करते हैं। फिर आता है क्वेश्चन 9 ट्रू और फॉल्स। एज द पीएच वैल्यू इंक्रीजेस फ्रॉम 7 to 14 इट रिप्रेजेंट्स एन इंक्रीज इन OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन। जब भी किसी भी सब्सटेंस का पीएच 7 से 14 होता है तो उस केस में बेसिसिटी बढ़ती जाती है। और बेसिसिटी क्यों बढ़ती है, क्योंकि वहां पे OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाता है। दैट मीन्स ये जो हमारा स्टेटमेंट है वो है ट्रू। फिर पूछा है ट्रू और फॉल्स के अंदर RNA हैज अ मैसेज ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स। तो इसका आंसर लिख दोगे फॉल्स, बिकॉज ये सब कुछ होता है DNA की वजह से, RNA की वजह से नहीं।
फिर एक और ट्रू और फॉल्स है, द फेनोमेना ऑफ स्कैटरिंग ऑफ व्हाइट लाइट इन इट्स कंस्टिट्यूएंट कलर इज नोन एज रेडिएशन। रेडिएशन तो हमारे पूरे सिलेबस में है ही नहीं, इसलिए हम यहाँ पे लिख देंगे फॉल्स। फिर क्वेश्चन 12 में पूछा है ओजोन एक्ट्स एज अ पॉइजनस गैस एट लैंड लेवल। तो ओजोन जो है वो एक टाइप की पॉइजनस गैस होती है, तो हम टिक कर देंगे यहाँ पे ट्रू। फिर क्वेश्चन नंबर 14, अब यहां से वन वर्ड्स और वन सेंटेंस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। FeSO4 जो सॉलिड फॉर्म में होता है, जब हम उसको हीट करते हैं तो वहां पे Fe2O3, SO2 और SO3 का फॉर्मेशन होता है। ये कौन से टाइप का रिएक्शन है? यहाँ पे आप देख रहे हो कि हीट हमने सप्लाई की, जिसकी वजह से सब्सटेंस जो है वो डीकंपोज हो गया। तो ऐसे टाइप के रिएक्शन को कहा जाता है थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग, या तो गिव फंक्शन ऑफ बाइल जूस। बाइल जूस का काम क्या होता है? तो 2-3 वर्ड इंपॉर्टेंट है, वो याद रखने हैं। दैट इज डाइजेशन ऑफ फैट, या तो ब्रेक डाउन ऑफ फैट। जो भी फैट हम कंज्यूम करते हैं फूड के थ्रू, उसका ब्रेक डाउन करता है बाइल जूस, ये उसका काम होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा है मैग्निफिकेशन ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज प्लस और माइनस टू, विच काइंड ऑफ मिरर इट कैन बी। अब समझना, मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से ज्यादा है, इसका मतलब ये हुआ कि ऑब्जेक्ट ने यहाँ, सॉरी मिरर ने जो है यहाँ पे ऑब्जेक्ट को बिगर साइज में कन्वर्ट किया है, मतलब कि उसकी इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में बिग है, और ऐसा सिर्फ और सिर्फ कॉनकेव मिरर कर सकता है, इसलिए हम यहाँ पे लिख देंगे कॉनकेव मिरर। अब लास्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, गिव द फंक्शन ऑफ आइरिस। ठीक है, आइरिस का जो मेन फंक्शन होता है वो होता है रेगुलेट द साइज ऑफ प्यूपिल। ठीक है, पता ही है कि प्यूपिल के थ्रू लाइट जो है वो हमारे आईज में एंटर करती है, तो जब भी प्यूपिल को बिग करना हो या स्मॉल करना हो तो उस केस में वहां पे आइरिस काम करता है। सेक्शन ए के बाद अब हम स्टार्ट करते हैं डिस्कशन सेक्शन बी का, जिसके अंदर आते हैं 2 मार्क्स के क्वेश्चन। इसके अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर पूछा है व्हाट इज रिडक्शन रिएक्शन, आइडेंटिफाइड द ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड सब्सटेंस फ्रॉम द फॉलोइंग। तो ऐसा कोई भी पर्टिकुलर रिएक्शन जहां पे ऑक्सीजन लूज होता है या तो हाइड्रोजन गेन होता है, तो ऐसे टाइप के रिएक्शन को कहते हैं रिडक्शन रिएक्शन। तो यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि Fe2O3 का कन्वर्जन हो रहा है Fe में, यहाँ पे Fe2O3 ने ऑक्सीजन को लूज किया, तो इसको हम कह देंगे रिडक्शन ऑफ Fe2O3, मतलब कि वहां पे वो रिड्यूस हो चुका है। और एल्यूमिनियम में देखोगे तो ऑक्सीजन ऐड चुका है, तो एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन हुआ और Fe2O3 का रिडक्शन हुआ। सेम वे यहाँ पे देखोगे तो लेड ऑक्साइड कन्वर्ट हो चुका है लेड में, दैट मीन्स ये ऑक्सीजन लूज कर रहा है, तो यहाँ पे हो गया उसका रिडक्शन। और कार्बन कन्वर्ट हो गया कार्बन डाइऑक्साइड में, ये हो गया उसका ऑक्सीडेशन। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा है अ सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस X इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग। ये एक्चुअल में NCERT का क्वेश्चन है, आपके टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है। कौन से सब्सटेंस का सॉल्यूशन व्हाइट वॉशिंग के लिए काम में आता है? तो आपको याद होना ही चाहिए, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। उसको हम कैल्शियम ऑक्साइड या तो क्विक लाइम कहते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है CaO। साथ साथ में हमें वो सब्सटेंस का वाटर के साथ रिएक्शन करना है, तो जब भी कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो वहां पे बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम स्लेक्ड लाइम भी कहते हैं या तो लाइम वाटर भी कह सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 19, इसके अंदर आपको हमेशा 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक और के अंदर होगा। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है हाउ इज प्लास्टर ऑफ पेरिस केमिकली डिफरेंट फ्रॉम जिप्सम, हाउ दे कैन गेट कन्वर्टेड इनटू ईच अदर एंड गिव 2 यूजेस ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस।
प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम के अंदर जो मेन डिफरेंस आता है वो आता है नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स का। प्लास्टर ऑफ पेरिस के अंदर आप देखोगे तो हाफ वाटर का मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है और जिप्सम के अंदर देखोगे तो 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। जब भी हम जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस यानी कि 373 केल्विन पे हीट करते हैं तो उस केस में वो कन्वर्ट हो जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस में। अब मान लो कि यहाँ पे हमने जब उसको कन्वर्ट किया, हीट किया, तो उसने वाटर का मॉलिक्यूल लूज कर दिया। जो 2H2O था वो कन्वर्ट हो जाता है हाफ H2O में। मान लो कि मेरे पास जब प्लास्टर ऑफ पेरिस वापस से आ जाता है, उस केस में मैं मान लो कि वापस से वाटर को ऐड कर देता हूं तो वो वापस से जिप्सम में कन्वर्ट हो जाएगा। अब पीओपी के 2 यूजेस आपको दिए ही है कि डेकोरेटिव सीलिंग्स बनाने के लिए हर किसी के घर में पीओपी होता ही है, और साथ साथ में जो ब्रोकन बोन्स है उसको ज्वाइन करने के लिए भी काम में आता है। फिर आपको क्वेश्चन 19 में पूछा है क्लासिफाई स्ट्रॉन्ग, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एंड वीक बेस। यहाँ पे आपको कुछ केमिकल सब्सटेंसेस का लिस्ट प्रोवाइड किया है, उसमें से आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड है, कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस है। तो यहाँ पे H2CO3 आपको हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है तो वो ऑब्वियसली एसिड होगा। कौन सा एसिड है? तो ये कार्बोनिक एसिड है जो वीक एसिड होता है। फिर HNO3 नाइट्रिक एसिड है जो स्ट्रॉन्ग होता है। फिर CH3COOH इसको एसिटिक एसिड कहा जाता है, ये एक्चुअल में वीक एसिड होता है। NaOH ये हमारा स्ट्रॉन्ग बेस हो गया, ठीक है। NH4OH ये हमारा वीक बेस हो गया। KOH ये हमारा स्ट्रॉन्ग बेस हो गया। CaOH ट्वाइस ये हमारा वीक बेस हो गया, और HCl ये तो हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। फिर 2 मार्क्स के अंदर पूछा गया है डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। तो जो एनिमल खुद से अपना फूड बना सकते हैं, सॉरी जो ऑर्गेनिज्म खुद से अपना फूड बना सकते हैं उनको कहा जाता है ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिजम्स, जो खुद से अपना फूड बनाते हैं। जो ऑर्गेनिज्म दूसरों के ऊपर फूड के लिए डिपेंडेंट होते हैं उनको कहा जाता है हेटरोट्रोपिक ऑर्गेनिजम्स, और वो न्यूट्रिशन को कहते हैं हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। इसके एग्जाम्पल क्या हो गए? तो ग्रीन प्लांट्स हो गए, बैक्टीरिया जो हो गए, वो सब कुछ ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन का पार्ट है। हम जैसे एनिमल्स हो गए और फंगाई हो गए, ये सब कुछ हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन का पार्ट है। फिर क्वेश्चन 21, नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज्ड इन द फॉलोइंग सिचुएशन। ये भी आपका NCERT का क्वेश्चन है, टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, बहुत बार बोर्ड्स की एग्जाम में रिपीट हो चुका है। हेडलाइट के अंदर हम कौन से टाइप का मिरर यूज करते हैं? तो वहां पे हमें लॉन्ग डिस्टेंस तक लाइट चाहिए, और कॉनकेव मिरर में जब भी हम वो पर्टिकुलर हेडलाइट के अंदर आपने देखा होगा बल्ब होता है, वो बल्ब को जब हम फोकस पे प्लेस करते हैं तो हमें पैरेलल बीम मिलती है, जिससे हमें दूर तक के ऑब्जेक्ट दिखाई देते हैं नाइट के टाइम पे। तो हम वहां पे कॉनकेव मिरर को यूज करते हैं। फिर साइड व्यू मिरर या तो रियर व्यू मिरर, तो वहां पे हम कॉन्वेक्स मिरर को यूज करते हैं बिकॉज हमें चाहिए वाइडर फील्ड ऑफ व्यू। ये आपको गिव रीजन में पूछा जाता है बहुत बार। वाइडर फील्ड ऑफ व्यू के लिए हमें जो पीछे का ट्रैफिक है वो बहुत ही छोटा दिखाई देता है और वाइड दिखाई देता है, जिससे हमें ड्राइव करने में इजी रहता है, इसलिए हम उसको यूज करते हैं। फिर सोलर फर्नेस के अंदर हम कॉनकेव मिरर को यूज करते हैं बिकॉज वो एक पॉइंट पे सन की लाइट को कंसंट्रेट करवा सकता है, और वहां पे हमें फूड कुक करना होता है। जब भी लाइट एक जगह पे कंसंट्रेट होगी तो वहां पे हीट प्रोड्यूस होगी और हमारा फूड जो है वो इजीली कुक हो जाएगा, इसलिए हम उसको वहां पे यूज करते हैं। फिर क्वेश्चन 22 है, व्हाई डज अ रे ऑफ लाइट स्प्लिट इनटू 7 डिफरेंट कलर
ऑन पासिंग थ्रू ग्लास प्रिज्म। जब भी कोई पर्टिकुलर लाइट प्रिज्म में से पास होती है तो वो 7 कलर में स्प्लिट हो जाती है। उसका रीजन क्या है? तो स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम। जब भी वो व्हाइट लाइट होती है तब सारे कलर की स्पीड सेम होती है, लेकिन जब भी वो प्रिज्म में से पास होती है तो वो एक पर्टिकुलर एंगल पे बेंड हो जाती है। जब भी कोई लाइट बेंड हो जाती है तो उसकी स्पीड चेंज हो जाती है। तो जिसकी स्पीड सबसे ज्यादा होती है वो सबसे कम बेंड होती है, इसलिए रेड कलर हमें सबसे ऊपर दिखाई देता है। वायलेट कलर की स्पीड सबसे कम होती है, इसलिए वो सबसे नीचे दिखाई देता है। तो एक्चुअल में जो सब कुछ लेना देना है वो स्पीड का लेना देना है, इसलिए हमें वहां पे 7 कलर्स दिखाई देते हैं। फिर पूछा है 23 क्वेश्चन में इंपॉर्टेंस ऑफ हॉर्मोन्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक पर्टिकुलर थियोरेटिकल क्वेश्चन दिया गया है, वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। प्रोटीन रिच हॉर्मोन्स आर सिक्रेटेड फ्रॉम डिफरेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स दैट रिमेन विद नर्वस सिस्टम। जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं वो प्रोटीन रिच हॉर्मोन्स को रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन हमारे बॉडी के अंदर इजीली होता रहता है। वेयर नर्व सेल कैन नॉट ट्रांसपोर्ट स्टिमुलाई, हॉर्मोन्स डू द फंक्शन ऑफ रेगुलेशन। तो ये आंसर जो है आप अपनी नोटबुक में नोट कर देना। फिर इसके और में पूछा है गिव लोकेशन एंड फंक्शन ऑफ डीएनए। तो डीएनए जो है वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है और उसका काम होता है हेरिडिटी को एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसपोर्ट करना। फिर क्वेश्चन 24 में पूछा है व्हाई डज कर्ड एंड अदर सॉर सब्सटेंसेस कैन नॉट बी केप्ट इन ब्रास और कॉपर वेसल्स। कभी भी कर्ड, पता ही आप लोगों की एसिडिक होता है, वो कभी भी हम ब्रास या तो कॉपर वेसल में नहीं रखते। क्यों? क्योंकि वो जो एसिड है वो कॉपर या तो ब्रास के साथ रिएक्ट कर देगा, जिसकी वजह से वहां पे पॉइजनस सब्सटेंस बनते हैं और पॉइजन को तो हम खा नहीं सकते, इसलिए जो है उसको वहां पे नहीं स्टोर किया जाता। फिर एक क्वेश्चन पूछा है कैल्सिनेशन क्या होता है और उसके एग्जांपल। जब भी हम किसी भी कार्बोनेट ओर को कन्वर्ट करते हैं ऑक्साइड के अंदर बाय सप्लाइंग लिमिटेड अमाउंट ऑफ एयर, तो उस प्रोसेस को कहा जाता है कैल्सिनेशन। यहाँ पे हमारे पास जिंक कार्बोनेट है, जब हमने उसको हीट किया तो वो कन्वर्ट हो गया जिंक ऑक्साइड और CO2 वहां पे रिलीज हो गया। इस प्रोसेस को हम कैल्सिनेशन कहते हैं। फिर क्वेश्चन 26 में पूछा है व्हाट आर डिफेक्ट्स ऑफ विजन, राइट देयर टाइप्स। तो आपको पता है ये बहुत सारे डिफेक्ट इन विजन होते हैं, जैसे कि मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया, एस्टिग्मेटिज्म। तो ये आप लोगों ने ऑलरेडी ह्यूमन आई वाले चैप्टर में डिस्कस हमने किया था और आप लोगों ने उसको लर्न भी कर लिया होगा। अब हम डिस्कस करते हैं सेक्शन सी, जिसके अंदर 3 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो बैलेंसिंग का है, जो चैप्टर नंबर 1 में से आता है कि हाइड्रोजन और क्लोरीन जब मिलके हाइड्रोजन क्लोराइड बनाते हैं तो उसको बैलेंस करना है। तो आपको पता है कि हाइड्रोजन एक डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल होता है, इसलिए H2 लिखेंगे। क्लोरीन भी Cl2 के फॉर्म में लिखा जाता है और HCl हमारा हाइड्रोजन क्लोराइड है। तो इसको बैलेंस करने के लिए, चूंकि यहाँ पे 2 और 2 है, तो बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ पे राइट हैंड साइड पे भी 2 लिखना पड़ेगा। फिर बेरियम क्लोराइड और एल्यूमिनियम सल्फेट जब रिएक्ट करते हैं तो वहां पे बेरियम सल्फेट और एल्यूमिनियम क्लोराइड बनता है। तो इसका भी यहाँ पे आपको बैलेंस्ड फॉर्म दिया गया है, तो आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। फिर आपको सोडियम और वाटर जब रिएक्ट करते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन दिया गया है, तो उसका भी बैलेंस फॉर्म आपको यहाँ पे दिया गया है। अगर आपको डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। फिर क्वेश्चन नंबर 28, 5 सॉल्यूशंस A, B, C, D and E when tested with universal indicator showed pH as 4, 1, 11, 7 and 9 respectively. Which solution is? हमें देखो टोटल 5 डिफरेंट सॉल्यूशन दिए हैं, उन सब के pH गिवन है
अब हमें आइडेंटिफाई करना है सबसे पहले कि न्यूट्रल कौन सा है। तो 7 वाला जो है वो न्यूट्रल है, और 7 वाला कौन सा सॉल्यूशन है, तो आएगा हमारा आंसर डी। फिर स्ट्रॉन्गली अल्कलाइन, तो जिसका पीएच सबसे ज्यादा है वो अल्कलाइन होता है, यानी कि 11 वाला, दैट इज हमारा सॉल्यूशन डी। फिर स्ट्रॉन्गली एसिडिक, जिसका पीएच सबसे कम है, दैट इज 1, और वो है हमारा सॉल्यूशन बी। फिर वीक एसिड, तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा वीक एसिड, मतलब कि जिसका पीएच 1 से ज्यादा होगा लेकिन 7 के आसपास होगा, 7 नहीं होगा, तो वो है हमारा 4, जो है हमारा सॉल्यूशन ए। फिर वीकली अल्कलाइन, जो 14 से कम होगा, और ठीक है, और वो यहाँ पे हमारे पास 11 तो स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन हो गया, तो वीक अल्कलाइन हमारे पास सिर्फ एक बचा, दैट इज 9 वाला, जो हमारा बनेगा सॉल्यूशन ई। साथ साथ में हमें उसका इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन का। हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन का मतलब हुआ जिसकी पीएच वैल्यू सबसे कम है उसके अंदर सबसे ज्यादा हाइड्रोजन है, जिसकी पीएच वैल्यू सबसे ज्यादा है उसके अंदर सबसे कम हाइड्रोजन आयन्स होंगे। तो इस तरीके से हम यहाँ पे उसका इंक्रीजिंग ऑर्डर लिख देंगे। फिर इसके और में पूछा है, अगेन ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, टेक्स्ट बुक के अंदर भी दिया गया है। A milkman adds a very small amount of baking soda to fresh milk. Why does he shift the pH of the fresh milk from 6 to slightly alkaline? वो जो पर्टिकुलर मिल्कमैन है वो मिल्क के अंदर बेकिंग सोडा को क्यों ऐड करता है, सो दैट वहां पे पीएच जो है वो शिफ्ट हो जाता है 6 से लेके अल्कलाइन। वो इसलिए करता है बिकॉज मिल्क जो है वो हीट की वजह से कन्वर्ट हो सकता है इनटू कर्ड, और उसका जो टेस्ट है वो सॉर हो जाता है। मिल्क जो है वो गर्मी की वजह से खट्टा हो सकता है, ठीक है, वो एसिड में बहुत जल्दी कन्वर्ट हो सकता है, इसीलिए जब हम उसके अंदर बेकिंग सोडा डाल देते हैं तो वो खट्टा नहीं होता, उसको टाइम लगता है कर्ड में कन्वर्ट होने के लिए। तो एक्चुअल में जो है हम जानबूझ के यहाँ पे फिर बेकिंग सोडा ऐड करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 29, हमें मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में डिफरेंस लिखना है ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। तो मेटल्स जो है वो हमेशा पॉजिटिव आयन बनाते हैं इलेक्ट्रॉन को लूज करके, नॉन मेटल्स जो है वो नेगेटिव आयन बनाते हैं इलेक्ट्रॉन को गेन कर। फिर वही चीज आपको यहाँ पे गिवन है कि यहाँ पे जो पर्टिकुलर पार्ट है इलेक्ट्रॉन को लूज करने का, गेन करने का, वो सब कुछ यहाँ पे आपको एक रिएक्शन के फॉर्म में दिया गया है। फिर साथ साथ में मेटल्स जो है वो वर्क करते हैं एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, नॉन मेटल जो है वो वर्क करते हैं एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं, नॉन मेटल के जो ऑक्साइड है वो एसिडिक नेचर के होते हैं। जब भी मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकलता है, नॉन मेटल जो है वो कभी भी डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते। मेटल्स जो है वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके हाइड्राइड बनाते हैं, नॉन मेटल्स जो है वो कंबाइन होते हैं हाइड्रोजन के साथ और वो भी हाइड्राइड बना ही देते हैं, ठीक है। तो ये पार्ट आप लोगों को याद रखना था। फिर क्वेश्चन नंबर 30 में गिवन है, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ स्टोमेटा एंड एक्सप्लेन देम। तो ये एक बायोलॉजी का क्वेश्चन है जो आपको लर्न करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको डायग्राम दिया गया है। स्टोमेटा जो है वो एक्चुअल में होल्स होते हैं किसी भी प्लांट के अंदर, जिसके थ्रू गैसेस का एक्सचेंज होता है। स्टोमेटा को ओपन या तो क्लोज करने के लिए गार्ड सेल्स जो है वो वर्क करते हैं, वो सब कुछ यहाँ पे आपको गिवन है। तो आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके सब कुछ अपने नोटबुक में नोट कर सकते हो। फिर क्वेश्चन नंबर 31 में गिवन है, ड्रॉ द लेबल डायग्राम ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन ह्यूमंस। ठीक है, तो यहाँ पे मेल्स और फीमेल के अंदर कौन कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है
वो सब कुछ यहाँ पे गिवन है, जो आपको सिर्फ और सिर्फ ड्रॉ करना है। तो वो आप वीडियो को पॉज करके लेबल करके ड्रॉ कर सकते हो। फिर फोटोट्रॉपिज्म क्या होता है प्लांट के अंदर वो बताया गया है। फोटो का मतलब होता है लाइट। जब भी प्लांट्स लाइट की तरफ बेंड होते हैं तो उस चीज को कहा जाता है फोटोट्रॉपिज्म। जब भी जर्मिनेशन होता है तो शूट्स यूजुअली ग्रो अपवर्ड्स एंड अवे फ्रॉम द अर्थ इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट। द रूट ऑफ द प्लांट अवे ऑलवेज ग्रो डाउनवर्ड। आपको पता है कि जो प्लांट का शूट होता है यानी कि टिप होती है वो अवे फ्रॉम अर्थ यानी कि सनलाइट की डायरेक्शन में बेंड होती है, और जो भी हमारे पास प्लांट के रूट्स है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रो होते हैं। इन सब प्रोसेस को कहा जाता है फोटोट्रॉपिज्म। फिर एक न्यूमेरिकल आपको हमेशा 3 मार्क्स में पूछा जाता है। एक कॉन्वेक्स मिरर है हमारे पास जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर गिवन है। एक बस दिखाई दे रही है 5 मीटर के डिस्टेंस पे, वो हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया। हमें यहाँ पे पोजीशन, नेचर और साइज ऑफ इमेज निकालना है। तो ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है वो मिरर के रिगार्डिंग है, इसलिए हम यूज करेंगे मिरर फॉर्मूला। हमको रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है, उसको जब हम डिवाइड बाई 2 करेंगे तो हमें मिल जाएगा फोकल लेंथ। फिर मिरर फॉर्मूला के अंदर हम वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा इमेज डिस्टेंस 1.15 मीटर। अगर हमें मैग्निफिकेशन निकालना है तो हम फॉर्मूला यूज कर देंगे -v/u, तो हमें मैग्निफिकेशन भी मिल जाएगा। और नेचर जो है वो है वर्चुअल, इरेक्ट एंड स्मॉलर साइज। फिर हमें यहाँ पे इसके और में रे डायग्राम ड्रॉ करना है कॉन्वेक्स लेंस का, जब भी हमने ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल फोकस पे रखा है। आपको पता है कि जो इंसिडेंट रे पैरेलल चलती है प्रिंसिपल एक्सिस के साथ तो वो हमेशा फोकस से पास होती है, और ऑप्टिकल सेंटर से जो रे निकलती है वो अनडेविएटेड रहती है। तो हमें यहाँ पे 2 पैरेलल रेज मिलती है जो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होती। दैट मीन्स वो इनफाइनाइट पे जाके इमेज बनाएगी। नेचर जो है वो रियल और इन्वर्टेड होगा, और उसकी जो साइज है वो बनेगी हाईली एनलार्ज्ड। फिर मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया का डिफरेंस पूछा गया है। मायोपिया जो है उसके अंदर किसी भी इंसान को दूर का नहीं दिखाई देता, हाइपरमेट्रोपिया के अंदर नजदीक का नहीं दिखाई देता। यहाँ पे इमेज जो है वो रेटिना से पहले बनती है, हाइपरमेट्रोपिया में इमेज रेटिना के बाद बनती है। यहाँ पे हमारा लेंस जो है वो थिन नहीं हो पाता, यहाँ पे हमारा लेंस जो है वो थिक नहीं हो पाता। ये जो डिफेक्ट है वो स्मॉल एज वाले पर्सन को होता है, ये ओल्डर एज वाले पर्सन को होता है। मायोपिया को ठीक करने के लिए कॉनकेव लेंस यूज किया जाता है, हाइपरमेट्रोपिया को जो है ठीक करने के लिए कॉन्वेक्स लेंस यूज किया जाता है। फिर क्वेश्चन 34 में पूछा है टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। तो 2 टाइप के होते हैं, एक होता है कॉनकेव मिरर जिसको कन्वर्जिंग मिरर भी कहा जाता है, दूसरा होता है कॉन्वेक्स मिरर जिसको डाइवर्जिंग मिरर भी हम कहते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं सेक्शन डी का, जिसके अंदर 4 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 35 में गिवन है कि मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। तो ये एक एक्टिविटी के फॉर्म में गिवन है। हमने यहाँ पे टेस्ट ट्यूब के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड और मेटल कार्बोनेट के फॉर्म में सोडियम कार्बोनेट को लेके रखा है। तो जब भी ये दोनों रिएक्ट करते हैं एसिड और मेटल कार्बोनेट, तो वहां पे सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है, साथ साथ में CO2 बनता है, और साथ साथ में वहां पे H2O बनता है। इस तरीके से ये रिएक्शन होता है, मतलब कि यहाँ पे NaCl बनेगा, CO2 रिलीज होगा और H2O रिलीज होगा, जो आपको यहाँ पे गिवन है। ठीक है, तो ये रिएक्शन आप लोग अपने नोटबुक में नोट कर सकते हो। मान लो कि मेरे को सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लेना है, तो अगेन वो रिएक्शन में करवा सकता हूँ, और अगेन वहां पे रिलीज होगी CO2 गैस। अगर हमें कंफर्म करना है कि यहाँ पे CO2 गैस ही निकल रही है,
तो उसको कंफर्म करने के लिए हम वहां पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि लाइम वाटर को लेते हैं, जिस तरीके से यहाँ पे आपको टेस्ट ट्यूब के अंदर गिवन है। तो जब भी हम वहां पे लाइम वाटर के साथ CO2 को रिएक्ट करवाते हैं तो लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, दैट मीन्स वहां पे कैल्शियम कार्बोनेट व्हाइट PPT के साथ फॉर्म होता है। मान लो कोई पूछे कि हमने ज्यादा CO2 ले लिया तो क्या करोगे, तो उस केस में वहां पे जो व्हाइट PPT है वो सॉल्यूबल हो जाती है और बनता है वहां पे कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। फिर पूछा गया है एसिड और बेस किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, वो एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करो। तो एसिड और बेस जब भी रिएक्ट करते हैं तो उसको कहा जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जिस तरीके से NaOH और HCl रिएक्ट करके बना देते हैं NaCl और H2O, तो ये हमारा जनरल रिएक्शन है, ठीक है। फिर वैसे ही H2SO4 और KOH का गिवन है, जहाँ पे K2SO4 और वाटर का फॉर्मेशन होता है, तो ये भी आप लोग अपने नोटबुक में नोट कर लेना। फिर अमीबा के अंदर कैसा न्यूट्रिशन होता है, तो आप लोगों को यहाँ पे डायग्राम दिया गया है, ठीक है। अमीबा जो है वो फूड पार्टिकल की तरफ धीमे धीमे मूव करता है और बाद में वो फूड पार्टिकल को एनगल्फ कर लेता है और खा जाता है। तो ये डायग्राम आप लोगों को ड्रॉ कर लेना है, नोट कर लेना है, IMP क्वेश्चन है। फिर क्वेश्चन 37 में पूछा है मेटल कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, उसको एक्सप्लेन करें। तो देखो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है मतलब कि हम यहाँ पे ऑब्वियसली बल्ब लेंगे। अगर बल्ब ग्लो होता है तो दैट मीन्स वो जो है मेटल इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। अगर बल्ब ग्लो नहीं होता तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा। यहाँ पे देखो हमने दो क्लिप ली है, जो मेटल की क्लिप होगी, आयरन हो सकता है, कॉपर हो सकता है, या तो एल्यूमिनियम हो सकता है। जब भी वो हम क्लिप को अटैच करेंगे, क्योंकि वो बैटरी के साथ कनेक्टेड है, जब हम स्विच को ऑन कर देंगे और बल्ब ग्लो होता है, दैट मीन्स वो गुड कंडक्टर है। अदरवाइज अगर वो ग्लो नहीं करता तो वो बैड कंडक्टर है। फिर हमें एक रे डायग्राम पूछा है, जब भी हमें कॉनकेव मिरर के पास ऑब्जेक्ट गिवन है, तो मैं यहाँ पे रे डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, आप लोग मेरे साथ ड्रॉ कर देना। यहाँ से पास होती है हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे हमारे पास पोल होता है। अप्रोक्सीमेटली 3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे आप पोल लोगे और वहीं से 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे आप सेंटर ऑफ कर्वेचर लोगे। हमें पूछा है ऑब्जेक्ट इज अवे फ्रॉम सी, मतलब कि सी से पीछे है ऑब्जेक्ट, तो हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट AB ड्रॉ कर लिया। जब हम रूल नंबर 1 लिखते हैं तो वहां पे था कि हम जब भी रेस को पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ट्रैवल करवाएंगे तो इट विल पास थ्रू फोकस, इस तरीके से लाइट बेंड हो जाती है। फिर रूल नंबर 2 में देखा था कि जब भी रेस ऐसे फोकस से जाती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो हो जाती है पैरेलल, तो दोनों रिफ्लेक्टेड रेस यहाँ पे इंटरसेक्ट हुई तो हमारी इमेज बनी A', B' बिटवीन C एंड F, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे पोजीशन ऑफ इमेज बिटवीन C एंड F, और उसकी अगर आप साइज देखोगे तो ऑब्वियसली अभी भी हमारी साइज जो है वो इमेज की दैट इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, मतलब कि लिख दोगे डिमिनिश्ड। तो इस तरीके से यहाँ पे रे डायग्राम ड्रॉ किया जाता है। फिर आप लोगों को ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम डायग्राम के साथ ड्रॉ करने का पूछते हैं। आप लोगों को यहाँ पे देखो एक परफेक्टली मस्त तरीके से एकदम ये डायग्राम दिया गया है। आप लोग टाइम लेके अच्छे से ये डायग्राम ड्रॉ कर लेना। और आप लोगों को पता ही है कि जब हम ब्रीथ इन करते हैं तो वहां पे एयर ऑक्सीजन के साथ हमारे बॉडी के अंदर एंटर करता है, फिर डायफ्राम जो है वो फ्लैट हो जाता है, बाद में जब हम एक्सहेल करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, हमारे लंग्स के थ्रू जब एयर एंटर करती है तो वो पार्ट को एल्वियोलाई कहा जाता है। बहुत ही डिटेल में ये आंसर गिवन है, तो आप लोग ये आंसर नोट कर लेना, ये डायग्राम भी ड्रॉ कर लेना। आई होप आप लोगों को सब कुछ परफेक्टली समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रैक्टिस पेपर नंबर 3।
अंटिल देन ये वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसको शेयर कर देना। गुड बाय एंड हैव फन। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।